ऑलराइट, सो अभी तक हमने जो जावास्क्रिप्ट का पोर्शन पढ़ा एज रीसेट के दो चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस किया, बल्कि दो चीज़ों को समझा, तीन को। एक हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, वेरिएबल किस लिए होता है? डेटा स्टोर करने के लिए, इट्स अ डेटा कंटेनर, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा जी कि इफ एल्स, वो किस लिए होता है? कंडीशनल चेकिंग के लिए। अगर हम कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड या एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहें, दूसरे को स्किप करना चाहें बेस्ड ऑन कंडीशन, तो हम इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि फंक्शंस, और फंक्शंस के बारे में हमने कहा था कि फंक्शंस आर लाइक मशीन्स, हम उनको इनपुट देते हैं, वो हमें कोई आउटपुट देते हैं। तो जितनी भी मशीनें आप बाजार से खरीदते हैं, आपको पता होता है कि आपने मशीन को क्या देना है और मशीन आपको क्या देगी। आप एक ग्राइंडर खरीदें और उसमें पत्थर डाल दें, आपको आउटपुट में क्या देगी? खराब ग्राइंडर, घड़े। इसका मतलब है कि आपने जो इनपुट वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं दिया, तो आपका फंक्शन क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब भी आप कोई चीज लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपने उसको इनपुट क्या देना है और उसने आपको आउटपुट क्या देना है, ठीक। तो फंक्शंस के बारे में भी यही है कि आप जितने भी फंक्शन जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप फंक्शन को क्या चीज देंगे तो वो क्या चीज रिटर्न करेगा। जैसे हमने कहा था जी, पार्स इंट क्या करता है? वो स्ट्रिंग लेता है और उसको पार्स करके हमें इंटीजर रिटर्न करते हैं। इज एन ए एन, वो एक नंबर लेता है और हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यानी एक नंबर नहीं, कोई भी वैल्यू लेता है और हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। कब? अगर वो वैल्यू नंबर होगी तो हमें क्या करेगा? ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? इसका मतलब है फंक्शंस का यही काम है कि वो इनपुट लेते हैं, उस इनपुट की प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या देते हैं? आउटपुट देते हैं। ऐसे तमाम फंक्शंस जिनको हमने नहीं लिखा, इस एन को हमने नहीं डिफाइन किया, हमें ये पहले से बना बनाया मिला, हमें सिर्फ ये पता था कि इसको ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट देंगे। अलर्ट ऐसा फंक्शन था, फंक्शन की निशानी क्या थी? कोई भी नाम और उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में या स्ट्रिंग या नंबर या एक्सप्रेशन या इनका कॉम्बिनेशन। तो हम फंक्शन को क्या देते? अब मैं फंक्शन को इनपुट देने के बजाय मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा? फंक्शन को हम पैरामीटर देते, वो जो ब्रैकेट में हम चीजें देते वो क्या होता था? पैरामीटर। ये आपका रिकैप है। तो अभी तक जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं ना, जैसे ये प्रॉम्प्ट पढ़ा है, इस एन पढ़ा है, पार्स इंट पढ़ा है, अलर्ट पढ़ा है, कंफर्म पढ़ा है, वो सारे के सारे फंक्शंस थे और वो फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए, हमने सिर्फ उन फंक्शंस को क्या किए? कॉल किए। फंक्शन कॉल करने में और फंक्शन डिफाइन करने में फर्क है, और वही आज हम पढ़ेंगे, ठीक। तो जितने फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं वो सारे के सारे, उनको हम कहेंगे दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस, कि वो पहले से जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का हिस्सा है। हमने उनको डिफाइन, हमने सिर्फ उन्हें कॉल किया, अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल किया और वापस खत्म, फिनिश। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन के दो एस्पेक्ट हो गए, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि हम डिफाइन करें, यानी अब हमें कोई कस्टम फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम अपनी मर्जी का फंक्शन बनाएंगे। अब जब हम अपनी मर्जी का फंक्शन बनाएंगे तो उसने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होगी, ये भी हम ही बताएंगे। अब देखिए ना, कोई मशीन आप बाजार से लेते हैं तो बाजार में उस मशीन के साथ जो यूजर मैनुअल आता है वो आपको बताता है कि इस मशीन ने क्या काम करना है, आप इसको क्या इनपुट देंगे और ये आपको। लेकिन अब आप बाजार नहीं जाते, अब आप अपनी मशीन बनाते हैं। तो जब आप अपनी मशीन बनाएंगे तो आप खुद आपको बताना पड़ेगा या स्पेसिफाई करना पड़ेगा या उसके प्रोसेस यूजर जोड़ के उसे काबिल बनाना पड़ेगा कि वो कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करे। तो वो मशीन क्या होगी? वो आपकी अपनी कस्टम मशीन होगी। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे छोटे वो एक मशीन होती है, मोटर होती है छोटी सी, वो उस मोटर को जोड़ते हैं, ऊपर वो कागज या गत्ते का पंखा बनाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं और वो मशीन घूमने लगती है। या उसके साथ अक्सर ये छोटे छोटे साइंस प्रोजेक्ट स्कूलों में होते हैं जी, कि वो फैन बना के वो पानी में रखते हैं और वो पानी से उसको एनर्जी मिलती है। मतलब सॉर्ट ऑफ यू आर डूइंग अ कस्टम थिंग। अपनी मर्जी की फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते हैं तो सब कुछ आपको खुद जोड़ना तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो आई डोंट नो ये मिसाल रफ थी या ठीक थी आपके लिए, बहरहाल। अब हम जो फंक्शन पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन कॉल क्या थी? कि पहले से मौजूद फंक्शन है, फंक्शन का नाम लिखते थे, उसके फौरन बाद पैरेंथेसिस होती थी और उन पैरेंथेसिस में क्या होता था? कोई भी पैरामीटर होता था। वो पैरामीटर स्ट्रिंग भी हो सकता था, नंबर भी हो सकता था, एक्सप्रेशन भी हो सकता था, इन तीनों का मिलाप भी हो सकता था। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, दिस इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल
तब किया जा सकता है जब वो फंक्शन पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी के नंबर पे कॉल तब कर सकते हैं जब वो नंबर किसी के सिम में, किसी के मोबाइल में डला होगा। तो बिल्कुल फंक्शन को कॉल तब कर सकते हैं जब फंक्शन पहले से बना होगा। आप मुझे कहेंगे जी अलर्ट का फंक्शन तो हमने कहीं देखा ही नहीं बना हुआ, इसको कॉल क्यों कर रहे हैं आप? तो यही जवाब है उसका कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पहले से लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ब्राउजर उन्हें पहले से पहचानता होता है कि हाँ ये फंक्शंस हैं। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिनका पहले से ब्राउजर को नहीं पता होता, जिनको किसी ने डिफाइन नहीं किया होता। हम खुद उन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और फिर उनको कॉल करेंगे। मेक सेंस? ऐसा क्यों करेंगे ये जवाब देने का वक्त अभी नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि होते हैं दो तरह के फंक्शंस, बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड। तो आज हम अपना फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। सो लेट्स डू दैट। आपने जब भी अपना फंक्शन बनाना होगा तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या जी? फंक्शन। ये कीवर्ड है। जब मैं कहूँ कीवर्ड तो इसका मतलब वो वर्ड्स जिनका मानी और मकसद पहले से डिफाइन है। तो जब भी आपने फंक्शन डिफाइन करना है तो पहला लफ्ज ही क्या लिखेंगे? फंक्शन। फंक्शन के बाद, अब फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, दर्जनों फंक्शन हो सकते हैं। तो आपने हर फंक्शन को कोई यूनिक नेम देना होता है। जिस तरह ऊपर मैंने कहा था ना, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी में एक लोकेशन। जब आप फंक्शन, तो आपको पता है कि वेरिएबल जितने भी आप बनाएंगे हर वेरिएबल का डिफरेंट नेम होगा, यूनिक नेम होगा। इसी तरह जितने भी फंक्शन आप बनाएंगे, एक से ज्यादा हो सकते हैं फंक्शन, तो हर फंक्शन को एक यूनिक नाम देंगे पहचान के लिए, ताकि जब हम इस फंक्शन को बाद में कहीं कॉल करें या यूज करें, इसी नाम से उसको कॉल करें। तो ये नाम आपकी मर्जी का हो सकता है। मैंने लिखा टेस्ट, ठीक। उसके बाद आप लिखेंगे जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद आप लिखेंगे करली ब्रैकेट्स। बस ये फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन कॉल क्या था? सिर्फ फंक्शन का नाम लिखें और उसके फौरन बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दें। दैट वाज अ फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन का कीवर्ड लिखें, कोई भी नाम अपनी मर्जी का लिख दें, मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, मतलब कोई XYZ ABC XYZ नहीं होना चाहिए। अभी टेस्ट आप कहेंगे ये भी कोई मीनिंगफुल तो नहीं है, लेकिन जाहिर है मैं पहला फंक्शन पढ़ा रहा हूँ तो पहले मुझे यही नाम देना है, बाद में जाके बताऊंगा कि नाम कैसे देते हैं। कीवर्ड फंक्शन followed by any name of your choice, followed by parentheses, followed by curly braces, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी एक पूरी फंक्शन डेफिनेशन। अब जब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब अगर मैं ये करूं टेस्ट और ये करूं तो ये क्या है? ये फंक्शन कॉल है। ये वही कन्वेंशन है ना, मैंने कहा था एनी नेम ऑफ द फंक्शन इमीडिएटली फॉलोड बाय द राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस। क्लियर होगी बात? तो ये क्या है? ये क्या है? क्या है? गुड, फंक्शन डेफिनेशन। और ये क्या है? फंक्शन कॉल। दैट्स इट। आपको कैसे पता चला ये फंक्शन डेफिनेशन और ये फंक्शन कॉल है? उसके स्ट्रक्चर से, उसके सिंटैक्स से। क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स और है, फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स और है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? तो जब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर, और करली ब्रैकेट कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ये नाम है ना, भी याद रहे कोई मसला नहीं, लेकिन वैसे जब भी मैं कहूंगा ना फंक्शन की बॉडी, तो बॉडी क्या होगी? करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी गई स्टेटमेंट्स। इसके अंदर जाहिर है कोई प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक। और इसको हम कहेंगे फंक्शन के सिग्नेचर। नाम याद नहीं होता कोई मसला नहीं, लेकिन जब मैं नाम लूंगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा यार ये सिग्नेचर क्या और बॉडी क्या है फंक्शन। तो इन दोनों को, फंक्शन सिग्नेचर और फंक्शन बॉडी को मिला के क्या बनता है? फंक्शन डेफिनेशन। और ये क्या है? फंक्शन कॉल। अच्छा, आप कहेंगे यार मकसद क्या है, एडा दिमाग खा रहे हैं आप, आगे भी चलो। फंक्शंस क्यों लिखे जाते हैं, इसका जरा थीम जान लें। फंक्शन इज नथिंग स्पेशल बट इट्स अ पीस ऑफ कोड। यानी फंक्शन को नई चीज नहीं होती, ये वही पीस ऑफ कोड होता है। तो फिर इसे लिखा क्यों जाता है? समटाइम ये होता है कि हम एक बहुत बड़े लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं, बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए। दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन, रीयूजेबिलिटी के लिए। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि आप लेट्स सपोज एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिस प्रोग्राम के लिए आपको 1000 लाइनें लिखनी है। एन मुमकिन है और बहुत दफा ऐसा होता है कि वो 1000 लाइनों में जो काम हो रहा है ना,
उसमें कई छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जिनको बार बार क्या होना होता है, रीयूज होना होता है, रिपीट होना होता है। तो वो जो रीयूज होने वाला काम है ना, आप उसको उस मेन प्रोग्राम से हटा के एक अलग से फंक्शन बना दें, और फिर जब वही काम आपको रिक्वायर्ड होता है आप उस फंक्शन को कॉल कर लें, बजाय वो पूरी फंक्शनलिटी दोबारा लिखने की। अब जरा मैं एक और रफ सी मिसाल देने लगा आपको समझाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, सबने यूज किया है, कोई ऐसा है जिसने एमएस वर्ड यूज ना किया हो, या एक्सेल या पावर पॉइंट, कोई एक एग्जांपल है। अब आप अज्यूम करें कि वर्ड में एक फंक्शनैलिटी है कॉपी करना, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करना। आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप कितनी दफा कॉपी करते हैं। कोई बंदा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लिख रहा है तो वो कुछ 600 दफा कॉपी पेस्ट कर सकता है ना। तो ये जो कॉपी करना है, इसके लिए पीछे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी ना, तो बजाय इसके कि वो इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखने के, उसने कॉपी करने के लिए जितनी इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो एक फंक्शन लिख के उसने रख दिया। अब जब भी वो कंट्रोल सी प्रेस करता है, बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा होता है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। क्लियर? एक फंक्शन उसने बना के रख लिया पेस्ट का। जब वो कंट्रोल वी करता है तो बिहाइंड द सीन क्या कॉल होता है, पेस्ट का। अब वो अगर 10 दफा पेस्ट करेगा ना, तो फंक्शन एक ही दफा लिखा हुआ है, वो 10 दफा क्या होगा, कॉल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रीयूजेबिलिटी। एक फंक्शन को एक दफा लिख लें, बार बार उसको क्या करें, रीयूज करें। एक और मिसाल लें यहाँ पे अपनी। आप इस अलर्ट को कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं, जितनी दफा आपको चाहिए, जितनी दफा आपको चाहिए। तो क्या हर दफा हमें अलर्ट डिफाइन करना पड़ता है? नहीं, अलर्ट को एक दफा डिफाइन कर दिया गया, अब बार बार यहाँ भी यूज करते हैं, उसे क्या करते हैं आप, कॉल करते हैं। यस, दैट्स द ग्रेट एग्जांपल एज वेल। क्या आप एक एनिमेशन को एक दफा डिफाइन कर लें, की फ्रेम्स को, उसको एक नाम भी देते थे, और फिर जहां भी उसी एनिमेशन को जितनी मर्जी दफा कॉल कर लें, रीयूजेबिलिटी। इसको क्या कह रहे हैं हम, कि एक दफा एक चीज को डिफाइन कर दें, फिर उसको जितनी मर्जी जगहों पे क्या कर लें, रीयूज कर लें। दिस इज द फंक्शन। ट्रांसलेट, यानी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के आगे जो ट्रांसलेट था वो क्या था, राउंड ब्रैकेट, उसके पीछे नाम, उसकी रीयूजेबिलिटी क्या थी, जिस जगह पे भी आपको ट्रांसफॉर्म के आगे ट्रांसलेट चाहिए तो आप डायरेक्ट ट्रांसलेट कॉल करते थे, बीच में एक पैरामीटर पास करते थे। फंक्शन सेम है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे वो डिफरेंट रिजल्ट देता था। किसी जगह पे आप ट्रांसलेट की वैल्यू 50% दे देते थे, किसी जगह 60%। तो वो क्या था, बेसिकली फंक्शन कॉल था। अब ट्रांसलेट का फंक्शन तो हमने खुद कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या था, वो बिल्ट इन फंक्शन था। लेकिन जब हम की फ्रेम के साथ वो एनिमेशन का नाम लिखते थे, तो कि उसको हम फंक्शन नहीं कहते थे, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आप समझने के लिए ठीक है कि आप क्लियर हो गई बात। तो ये बेसिकली रॉकेट साइंस है जी। अब हमें, मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये टेस्ट का फंक्शन जो है, या मैं इसे टेस्ट के बजाय भी ना, मैं इसे कह देता हूँ जी ऐड का फंक्शन। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन क्या करे, दो नंबर्स को ऐड करे। तो ये फंक्शन दो नंबर लाएगा कहां से? मैं कहता हूँ मशीन मेरी चप्पल बनाने वाली मशीन है, तो ये मुझे चप्पल बना के दे दे, तो उसे ख्वाब तो नहीं आएगा ना चप्पल बना के दे दे। हमें वो मटेरियल तो खुद फीड करना पड़ेगा ना, रॉ मटेरियल जो है। तो पहले तो मैं इसे मटेरियल नहीं दूंगा, मैं जस्ट कॉल करके दिखाऊंगा आपको। मैं सिंपल कहता हूं जी कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, यूजर से एक नंबर ले, क्या एंटर आ मैसेज, और वो मैसेज किस में स्टोर हो जाए, ए में स्टोर हो जाए। वही काम जो ऊपर करके आए हूं, अब जरा थोड़ा सा उसे फंक्शन के अंदर करो। और उसके बाद क्या करें कि मैं इसे कहूँ जी कि जो भी यूजर से नंबर दिया है उसको वापस, जो भी यूजर से मैसेज लिया है उसको वापस क्या कर दो, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर। सिंपल है, ये काम हम कर चुके हैं बार बार। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, यूजर से एक स्ट्रिंग लेगा, उस स्ट्रिंग को कहाँ स्टोर करेगा, ए में। ए कहाँ पे है, मेमोरी में। तो अलर्ट क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, देखेगा ए नाम की कोई जगह है, उसके अंदर कुछ है, वो उठा के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। दैट्स इट। लेकिन ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ये क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर दें, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? बिल्कुल इसी तरह जैसे अलर्ट, प्रॉम्प्ट सारा कुछ डिफाइन हुआ है, लेकिन चल कुछ भी नहीं रहा। चलता कब है, जब हम उसे कॉल करते हैं। तो अभी मैंने ऐड का फंक्शन लिख दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कब होगा, जब किसी भी जगह पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ऐड कॉल करने का क्या तरीका है, नेम ऑफ द फंक्शन फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। दैट्स इट। ये फंक्शन का नाम था।
तो फंक्शन को कॉल किससे किया जाता है? उसके नाम से। अब अगर मैं इसे चलाऊंगा, गॉट इट? अब अगर मैं इसे कुछ दूंगा तो ये मुझे वापस देगा हां यहाँ से। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने क्या किया? यूजर से इनपुट लिया, मेमोरी में सेव किया और वापस उठा के अलर्ट करके स्क्रीन पे दे दिया। समझ आई बात? अभी तक कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई फायदा की? यही सवाल होगा ना, तो ये तक ही फायदा है, तो पहले भी हो रहा है। लेकिन जरा अभी देखिएगा, मैंने कहा जी कि अभी ये फंक्शन है जो कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। फंक्शन का दूसरा एस्पेक्ट ये ना कि एक फंक्शन क्या लेता है? इनपुट भी लेता है। फंक्शन क्या लेता है? इनपुट भी लेता है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये काम ना हो, इस फंक्शन का सिर्फ क्या काम हो, ये यूजर को एक मैसेज दे दे। अब देखिएगा जरा क्या होगा, जब मैं यहां आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, नथिंग इज हैपनिंग, इवन दो कि ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है और इस फंक्शन को यहां डिफाइन भी किया गया है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। अगर मैं ये काम करूं, मैं यहां पे जहां फंक्शन कॉल करूं, जैसे हम अलर्ट कॉल करते थे ना, अलर्ट की राउंड ब्रैकेट में कोई स्ट्रिंग दे देते थे या कोई नंबर दे देते थे या कोई एक्सप्रेशन दे देते थे, ठीक है? अगर मैं यहां पे दे दूं 45, तो ये मैं क्या कर रहा हूं? फंक्शन को कॉल करते वक्त कोई पैरामीटर दे रहा हूं। ये जरूरी नहीं आप 45 दें, आप कुछ भी दे दें। अब मैं करूंगा शायद अब भी कुछ भी ना करे, लेकिन अब अगर मैं यहां पे जाऊं और यहां जाके एक वेरिएबल लिख दूं ए, और अब अगर मैं इसको यहां पे कॉल करूं, अब उसने मुझे दिया 45। अब जरा देखिएगा गौर से हुआ क्या। जब भी कहीं फंक्शन डेफिनेशन आती है ना प्रोग्राम में, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ये तो पहले से पता लग गया आपको। लेकिन जहां कहीं फंक्शन कॉल होती है तो ये ढूंढता है कि इस नाम का कहीं फंक्शन अवेलेबल है या नहीं है। ये पूरे ऊपर से नीचे तक फाइल में ढूंढेगा, यार ऐड नाम का कोई फंक्शन डिफाइन है, यहां जब पहुंचेगा तो उसको मिल जाएगा हाँ ऐड नाम का फंक्शन अवेलेबल है। तो ये यहां से कंट्रोल ट्रांसफर करके इसके अंदर आएगा। अब ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं मशीन को क्या दे रहा हूं? इनपुट दे रहा हूं। अब जब मुझे मशीन को इनपुट देनी है तो मशीन को इस काबिल होना चाहिए ना कि वो इनपुट को रिसीव करके कहीं सेव करे, इस काबिल होना चाहिए ना। तो जब भी आप फंक्शन डिफाइन करें तो फंक्शन की डेफिनेशन के वक्त राउंड ब्रैकेट में जो भी कुछ आ रहा हो, जो कुछ नहीं आएगा वो कोई वेरिएबल होगा। और इस वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल के वक्त जो भी यूजर इनपुट देगा वो इनपुट जाके कहां कॉपी होगी? ए में। ये ए होना जरूरी है, ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। और वेरिएबल नेम आपको पता है ए बी सी एक्स वाई जी, आपका पूरा नेम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, फर्स्ट नंबर हो सकता है, नम1 हो सकता है। क्लियर होगी ये बात? अब चूंकि मैंने फंक्शन का नाम रखा है ऐड, तो मैं यहाँ पे कहूंगा जी कि मैं इसे num1 देता हूँ और यहाँ से पास क्या कर रहा हूँ? कोई भी नंबर। अब जब ये num1 यहाँ पे आगे कॉपी हो गया तो ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा उसी नाम से, यानी यहाँ पे जो भी नंबर रिसीव होगा वो उसकी पूरी बॉडी में वो अवेलेबल होगा। जो भी नंबर, स्ट्रिंग, वैल्यू, जो कुछ भी होगा वो इस पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। समझ आइए बात? अब अगर मैं यहाँ से दो वैल्यूज पास कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड के फंक्शन को दो पैरामीटर्स दे रहा हूँ एक के बजाय। कितने पैरामीटर्स दे रहा हूँ? ये तो आपको पता है ना, राउंड ब्रैकेट में जो कुछ भी हम पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। तो अगर हम कॉमा के साथ एक से ज्यादा वैल्यूज देंगे, दो देंगे तो हम क्या कहेंगे? दो पैरामीटर्स। तीन देंगे तो क्या कहेंगे? अब जरा मुझे ये बताएं, अच्छा ये करता क्या है? ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पास करेंगे यहाँ उतने वेरिएबल्स होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से दो पास करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा है तो होगा क्या? ये पहली वैल्यू उठ के num1 में कॉपी हो जाएगी और दूसरी का क्या बनेगा? यस। इस केस में क्या होगा? जब मैंने num2 नहीं लिखा, योर आंसर इज राइट, दूसरी वैल्यू वेस्ट हो जाएगी।
दूसरी वैल्यू को रिसीव करने की जगह ही नहीं है। समझ आई बात? दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेकिन अगर मुझे दूसरी वैल्यू भी रिसीव करनी है तो मैं यहाँ पे भी कॉमा देके क्या करूंगा, कोई भी वेरिएबल नेम लिख दूंगा। इस केस में मैं कहता हूँ num2। अब मैं जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो इसके लिए जरूरी है कि जहां वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां पे उन दोनों को क्या करे, रिसीव भी करे, अदरवाइज वो वैल्यू वेस्ट हो जाएगी, एरर नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगी वैल्यू। और अब मैं यहाँ पे num1 प्लस num2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों का रिजल्ट विच इज 79। देखें मैंने नंबर क्या भेजा, 45 और 34, दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या आया, 79। इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, मैंने क्या कहा था, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, यू गिव इट एन इनपुट, इट गिव्स यू एन आउटपुट। हुआ या नहीं हुआ? मैंने एक मशीन बनाई, उसको ऐड का नाम दिया, मैंने इसे दो नंबर इनपुट दिए, उसने मुझे क्या दे दिया। अब आप ये मशीन इतनी अच्छी बन गई है कि आप इसको कोई भी नंबर दें, 45 और 12 दें, ये उनको ऐड करेगा। अब इज लाइक अ मशीन हैज बिकम अ मशीन, 3 और 12 दें, ये 15 देगा आपको। So you constantly keep on giving the input to the machine and it will give you the output. An important बात, ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ऐड नाम का कोई फंक्शन भी पहले से अवेलेबल नहीं। अब आप 3 दे दें, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या वैल्यूज देंगे, स्पेस मैटर नहीं करती मैं वैसे। और अब आप num3, अच्छा आप कहेंगे यार ये फायदा क्या है, मतलब इसका भी कुछ खास समझ नहीं आई, थोड़ी देर में समझ आने वाली है। आप जीमेल का अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आप दो इनपुट्स देते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड। बिहाइंड द सीन एक फंक्शन लिखा होता है जिसका नाम लॉगिन होता है। आपका दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड उस फंक्शन को फीड किया जाता है, और वो फंक्शन आपके पासवर्ड, दिए गए पासवर्ड को और स्टोर्ड पासवर्ड को मैच करता है और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर वो मैचिंग हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर मैचिंग नहीं होती तो क्या रिटर्न करता है, अगर मैचिंग हो जाती है तो वो लॉगिन कर देता है, यानी ट्रू की बेस पे, और अगर नहीं होती तो वो क्या कहता है, योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। समझ आ गई ना बात? तो ये हर जगह फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल ये बेसिक फंक्शनलिटी समझ आ गई है। जब भी फंक्शंस की बात होगी तो फंक्शंस पहले डिफाइन होंगे, और डिफाइन होके किसी काम के नहीं होंगे जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे। फंक्शंस में कोई पैरामीटर भी नहीं हो सकता, यानी फंक्शन जो है वो पैरामीटर लेस भी हो सकता है, और फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। वो पैरामीटर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, दर्जन भी हो सकते हैं, 2 दर्जन भी हो सकते हैं वगैरह। क्लियर होगी बात? कितनी बातें समझ आनी चाहिए आपको? फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर, defining a function and calling a function, or passing parameters to the function and receiving those parameters in the function definition. यहां तक सबको समझ आ गई है? पक्का? आगे कोई मसला नहीं है ना? बहुत लाइक लोग हैं आप माशाल्लाह। अब हम ये करते हैं कि अब इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिसको हमने पढ़ना है। और अगर मुझे को पूछे ना जावास्क्रिप्ट एडवांस मोस्ट जावास्क्रिप्ट के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं, जो जावास्क्रिप्ट की बिल्डिंग जिन पिलर्स पे खड़ी है, उनमें से पहला पिलर है फंक्शन। मतलब पहला नहीं, तीनों में से एक पिलर है फंक्शन, दूसरा पिलर है अरेज, और तीसरा पिलर है ऑब्जेक्ट्स। जिस बंदे को इन तीनों चीजों के समझ आने की जो मुझे गारंटी देना, मैं उसे जावास्क्रिप्ट की किसी भी चीज के समझने की गारंटी दे सकता हूं। जावास्क्रिप्ट इज दैट मच सिंपल। पता नहीं लोग इसे क्यों ट्रिकी बनाते हैं। तो ये पहला पिलर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन को कॉल करना, दैट्स इट। अच्छा, अब आप को मैं एक टास्क देता हूं फंक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे एक कैलकुलेटर बनाना है, और दैट कैलकुलेटर शुड बी केपेबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। 4 ऑपरेशंस, बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना। इसके लिए आपको 4 फंक्शंस लिखने हैं, ऐड का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन और डिवाइड का फंक्शन।
जी बिल्कुल, ये जो मैंने फंक्शन पढ़ाया ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि आपको कुछ भी पॉपअप पे ना करना पड़े। आपके जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स पेज पे शो हो रहे होते हैं, आप उन्हीं से इनपुट लें और उधर ही इनपुट जाके थ्रो करें। लेकिन ये फंक्शंस के बाद मैं इस काबिल होऊंगा कि आपको वो चीज़ बता सकूं। मेरी डायरेक्शन उधर ही है और मैं कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द यूआई पे पहुंच जाऊं। ये डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, दीज आर नॉट द यूजफुल थिंग्स काइंड ऑफ, ठीक है। इजाजत दें तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शंस की आप दो चीजें समझ चुके हैं, मतलब वो ज्यादा अच्छी मिसाल होगी आपको समझने के लिए। उसमें यूजर से लेंगे। ये दोनों सवाल रिलेट कर रहे हैं आपस में, अभी कर लेते हैं तो फिर समझ आ जाएगा, देख के ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक, ये दोनों सवाल रिलेट कर रहे हैं आपस में। एनीवेज, मैं जरा आप थोड़ा सा ना यूआई को भी टच करता हूँ कि हम ये डायलॉग बॉक्स से प्रॉम्प्ट और अलर्ट को देख देख के ना तंग आ चुके हैं, इनसे जान छूट जाएगी। तो एक दफा मैं साफ कर लूँ, सफाई निस्फ ईमान है वैसे ही। ठीक है, सब कुछ खाली कर देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूँ, ये बेस करता है किसके ऊपर? फंक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर? और फंक्शन कॉल के ऊपर। अगर आपको फंक्शन और फंक्शन कॉल समझ आ गई और फंक्शन के पैरामीटर समझ आ गए, जो अभी दो कंसेप्ट समझाए, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी और उसकी प्रैक्टिकलिटी भी समझ आ जाएगी। मैं ना यूआई बना लेता हूँ। आपको पता है कि यूआई बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, है कोई रॉकेट साइंस? नहीं है ना। तो जस्ट देखने के लिए मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ दोनों में। अभी मेरे पास CSS स्टाइलिंग का टाइम नहीं है, तो BR का टैग क्या करता है? लाइन ब्रेक कर देता है। ऊपर वाले पे मैं लेबल लिख देता हूँ जी, लेबल, और इसको कह देता हूँ जी कि इंटर अ नंबर, और नीचे वाले को भी मैं लेबल लिख देता हूँ जी, इंटर अनदर नंबर। फॉर्म में आएगा ना, मतलब अंडरस्टूड सी बात है ना। बाकी सारे रूल अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी वो सारा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता ना। तो ये मेरे पास दो आ गए हैं जी इनपुट बॉक्सेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जरा थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं ताकि जरा विजिबिलिटी सही हो इनकी। और जरा थोड़ा सा यूआई को भी बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने करना क्या है जी, कि मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है और यहाँ पे दूसरा नंबर इनपुट करना है और यहाँ पे तीसरा बटन बनाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि जब बटन पे क्लिक हो तो जो कुछ मैंने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा है उसका आउटपुट या तो अलर्ट में आ जाए, लेकिन हम अलर्ट से तो जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो फिर एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक तीसरा बॉक्स बना लेते हैं जिसको कह देते हैं जी के द रिजल्ट इज दिस। तो नीचे भी दो लाइन ब्रेक्स लगा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो इनपुट बॉक्सेस हैं, मैं यहाँ पे जो नंबर एंटर करूंगा और यहाँ पे जो नंबर एंटर करूंगा, यहाँ पे नीचे बटन बनाता हूँ। उस बटन के क्लिक पे इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो इसमें आ जाना चाहिए, तीसरे में। ठीक, इससे आप दोनों के क्वेश्चन हल हो जाएंगे और हमारा मकसद अचीव हो जाएगा। सो लेट्स सी, एक बटन भी चाहिए जिस पर क्लिक करने पे ये सारा काम हो। तो मैं वो बटन यहाँ बना देता हूँ, ये यूआई को आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने अंदाज से। ठीक है, बटन कह लें और ऐड कह लें, दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। एंटरिंग दिस नंबर, एंटरिंग दिस नंबर, ऐड, और रिजल्ट इस पे आ जाएगा। ठीक, तो ये इंटरेक्टिविटी है। तो इंटरेक्टिविटी सारी किससे होती है? जावास्क्रिप्ट से होती है। सो लेट्स सी दो कॉन्सेप्ट्स, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ठीक, सबसे पहली बात ये है कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। देखें, मैं इन दो नंबर्स को ऐड कब करूंगा? जब जावा ऐड कैसे कर सकता हूँ? जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यूजर जो भी इनपुट इस इनपुट फील्ड में लिखे, मुझे वो कहां पे चाहिए? जावास्क्रिप्ट के अंदर चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स, यूजर ने जो कुछ भी इनपुट इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, मुझे
इसको उठा के कहाँ लाना है, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लाना है, या जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के अंदर लाना है, ठीक है। उसके लिए मुझे एक चीज चाहिए, क्योंकि देखें आप CSS में सेलेक्ट करते हैं ना किसी एलिमेंट को, तो किससे करते हैं, आईडी या क्लास से या टैग नेम से। तो अब आपने HTML के किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं CSS में इसको सेलेक्ट करता तो क्या क्या तरीका होता, इसको क्लास देता और CSS में जाके डॉट के साथ उस क्लास को पकड़ लेता। ये काम करते चले हैं ना। अब मैं जावास्क्रिप्ट में इस पर करूंगा, क्लास से भी दे सकता हूं, लेकिन मैं आईडी दूंगा इसको, और इसको दूंगा जी क्या, जैसे आपको पता है क्लास भी कुछ भी दे सकते हैं, तो आप आईडी भी अपनी मर्जी की दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि एक आईडी एक से ज्यादा एलिमेंट की, यानी आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो मैं इसको मैंने दिया num1, इसको मैंने दिया num1 कह दें, कुछ भी कह दें, ये टेक्स्ट फील्ड है तो मैं इसे txt1 कह देता हूँ, यानी text1। इसी तरह मैं दूसरे वाले को क्या कह देता हूँ, txt2, और इसी तरह मैं तीसरे वाले को क्या कह देता हूँ, txt। समझ आई? किसी के जहन में ये सवाल है कि हम आईडी क्यों दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर देखें जब हमने किसी एलिमेंट को स्टाइल करना था, उसके लिए जरूरी था कि उसको पहले CSS में जाके सेलेक्ट किया जाए, फिर उस पर स्टाइल अप्लाई किया जाए। वाज दैट सिंपल? अब मुझे किसी एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली वैल्यू कैसे ले सकता हूं मैं, पहले उस एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, यानी उस तक पहुंचूंगा, फिर उसके अंदर से वैल्यू निकालूंगा ना। तो ये मैं आईडी इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं इन तीनों इनपुट्स को क्या करूं, सेलेक्ट कर सकूं। और फिर मैं बटन को भी एक आईडी दे देता हूं, btn ऐड कह दे, ठीक। अब जावास्क्रिप्ट में किसी भी HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। ये बात पहले इसलिए नहीं पढ़ाई थी कि आपने फंक्शंस नहीं पढ़े थे, अब फंक्शंस पढ़े हैं ना। बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद है। कैसे? जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आप लिखते हैं जी डॉक्यूमेंट। आपको व्यू पोर्ट और डॉक्यूमेंट में फर्क पता है? जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट एक कीवर्ड है जिसका मतलब पता है क्या, ये पूरा का पूरा वेब पेज का एरिया जिस पर HTML के एलिमेंट्स नजर आते हैं। आप इसको जावास्क्रिप्ट में हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट क्या है, कीवर्ड है। समझ आ गई बात? जब मैं डॉक्यूमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पेज। दिखा दूं, स्क्रॉल भी शामिल है बीच में, दिखा दूं कि डॉक्यूमेंट में क्या होता है। कंसोल, कंसोल लॉग का पता है ना, बताया हुआ ना। ओके, नहीं बताया, मैं आपको दिखाऊं। अब तक हम ये काम करते हैं, अलर्ट कोई भी चीज टेस्ट के लिए देखने के लिए हेलो करते हैं ना, अलर्ट। तो ये अलर्ट हमें कहाँ आउटपुट देता है, यहाँ देता है। जावास्क्रिप्ट में एक बड़ी कॉमन सी चीज है, आपने जो कुछ भी टेस्टिंग के लिए काम करना होता है तो आप यानी आप अपने पेज को राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें और कंसोल पे आ जाए। अगर आपने बिल्कुल अलर्ट की तरह कोई चीज टेस्टिंग करनी है ना किसी चीज की, उसका आउटपुट देखना है टेस्ट, तो वो आपको कहाँ दिखेगा। इवन कोई एरर भी आएगा तो आपको कहाँ दिखेगा, कंसोल पे। कंसोल इज योर बेस्ट फ्रेंड। पहले आप एलिमेंट की हद तक महदूद रहे हैं, तो आज आप क्या पढ़ रहे हैं, इस कंसोल पे कोई भी चीज लिखनी हो तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके अलर्ट के बजाय कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप किसी तरह ब्रैकेट में कुछ भी लिखिए, टेस्ट करने के लिए, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये कहा है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस इंटायर पेज को। अगर मैं आपको दिखा दूं कि इसके डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा हुआ क्या है, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट, तो जरा देखिएगा। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की फिलहाल नहीं है, लेकिन सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं या ये जान लें कि इस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास इस पेज की सारी मालूमात पड़ी हुई है। अब उसको कैसे यूज करना है, ये बात की बात है। तो आप इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन सिर्फ एक बात याद रख लें कि आपको अपने वेब पेज पे कोई भी चीज जावास्क्रिप्ट पे चाहिए, कोई भी चीज से मुराद क्या है,
इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, बटन सेलेक्ट करना है, डिव सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, आर्टिकल सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करना है, कुछ भी सेलेक्ट करना है। स्टार्ट कहां से होगा? सब कुछ आ जाएगा। नहीं, एडा भी फ्री नहीं होना ना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को पढ़ाते हुए मुझे 1 महीना लग सकता है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सारे की एक्सप्लोरेशन तो वक्त के साथ साथ होगी। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ क्या समझना है कि वेब पेज की जितनी मालूमात हैं वो आपको किस में मिलेंगी? डॉक्यूमेंट में मिलेगी। इसका मतलब है कि वेब पेज की जितनी मालूमात है वो डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। तो ये जो 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं ये किसके अंदर है? ये भी तो डॉक्यूमेंट के अंदर है ना। तो इनकी मालूमात भी कहां से मिलेगी? डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगी। कैसे मिलेगी? लेट्स सी। मैंने लिखना है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जिस भी वर्ड के साथ पैरेंथेसिस हो वो क्या होता है? तो गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। दैट्स ग्रेट आंसर। इसके पीछे डॉक्यूमेंट क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो इसलिए डॉट से पहले वाली चीज को जस्ट थोड़ा सा रट्टा लगा लेंगे। डॉक्यूमेंट लिखना होता है। जब मैं ऑब्जेक्ट पढ़ूंगा ना, क्योंकि मैंने कहा 3 बैकबोन है जावास्क्रिप्ट की, ऑब्जेक्ट, अरे और फंक्शंस। तो सिर्फ आप ये देख लें कि आपने वेब पेज पे मौजूद किसी भी चीज तक एक्सेस हासिल करनी है तो आपको डॉक्यूमेंट लिखना है और उसके बाद जो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो पहला फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाम पढ़ के आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? कि किसी एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे क्या करो? सेलेक्ट करो। अब ये काम बताऊंगा कि कौन सी आईडी को सेलेक्ट करो? अपनी एग्जिस्टिंग, जो मैंने अपने लेक्चर में इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसकी बेस पे जवाब दें। आई रिपीट माई क्वेश्चन। मैंने लिखा गेट एलिमेंट बाय आईडी। फंक्शन के नाम से पढ़ के आपको ये मालूमात मिल रही है यार कि ये मुझे कह रहा है कि किसी एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे सेलेक्ट करके लाओ। ये उसका नाम बता रहा है, लेकिन मुझे वो आईडी देनी है। वो कैसे दूंगा? पैरामीटर्स में लिखेंगे। दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सेलेक्ट क्या करना है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट 1 व्हिच इज आईडी, ये हम इस फंक्शन में क्या देंगे बतौर पैरामीटर। तो आपको पता है पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? दिस। अब आईडी सेलेक्टर क्या होता है? क्लास सेलेक्टर क्या होता है? डॉट। आईडी सेलेक्टर क्या होता है? सीएसएस में वही यहाँ चलेगा। हैश दे दें। अब कौन सी आईडी सेलेक्ट करनी है? आपके पास है ही कितनी? 4 है ना भाई, एक बटन भी है ना। तो आपको जो आईडी चाहिए, मैं क्या कहता हूँ? txt1। समझ आ गई बात? तो अब ये वाली पूरी लाइन मुझे क्या सेलेक्ट करके देगी पता है? ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करके, ये पूरा टैग सेलेक्ट करके देगी। दिखा दूं? अभी उनके साथ डॉट नहीं यूज किया था। हाँ, उसकी वजह मैंने बताई ना कि अभी मैंने आपको कहा है कि इस चीज को आप थोड़ा सा स्किप करेंगे। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है ये अभी पढ़ाया ही नहीं है। तो जब तक नहीं पढ़ाऊंगा तो तब तक आप इसे रट्टा लगाई। हाँ? ये पता चलने का बड़ा सिंपल सा कुलिया कि आपने वेब पेज के अंदर किसी भी चीज को गेट करना है तो स्टार्ट डॉक्यूमेंट से करेंगे आप फंक्शंस को। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाता तब तक मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। इसलिए तब तक आप सब्र करें और इंतजार करें कि डॉक्यूमेंट हमने लिखना है। अभी के लिए आप, एक मिनट में आता हूं अभी तक। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमें गेट करना है, चाहे वो डिव है, चाहे वो फॉर्म का कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो सेक्शन है, कुछ भी है, उसके लिए हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? ये हमारी मजबूरी है, ठीक। लेकिन जाहिर है इसके बाद का टॉपिक ऑब्जेक्ट का है जी। यार पहले शुरू तो कर लेने दो ना, हम घटाएंगे ना आस्ता आस्ता। उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है एक रास्ता है ना, ठीक है। क्लियर है जी? मैंने अपने वेब पेज, अच्छा ये लाइन क्या करेगी? ये मुझे ये वाला पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट रिटर्न करेगी। जरा मैं दिखाता हूं कैसे। अगर मैं चेक करने के लिए इसे कंसोल लॉग में रख दूं, कंसोल डॉट लॉग, और ये रख दूं, और फिर यहाँ पे आऊं, तो यहाँ पे मुझे इसने क्या दिया? नल दिया। अच्छा, नल का मतलब उसने कुछ भी शायद सेलेक्ट नहीं किया।
ठीक है, नल का मतलब क्या किया उसने, कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सॉरी नहीं कॉमा की बात नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, लेकिन मुझे उसने दिया नल, इसका मतलब है मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा याद रखिएगा कि इस फंक्शन का नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय। तो जब ये कह रहा है कि मुझे आईडी दो, तो जब ये आईडी का लफ्ज यहां आ गया तो दोबारा आप हैश नहीं देंगे, दोबारा आप हैश नहीं देंगे, सिर्फ उस आईडी का नाम लिखेंगे टेक्स्ट वन जैसे है। क्लियर, दैट इज माय मिस्टेक। अब आप वापस जाएंगे यहाँ पे, इट इज गिविंग यू इनपुट जिसकी आईडी क्या है, txt। क्लियर है, तो ये मुझे इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो डर जाएंगे यार, इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इनपुट बॉक्स की। यस इट इज, लेकिन आपने ये डरना नहीं है, कोई मसला नहीं, हम बड़े तहम्मुल से प्यार से पढ़ेंगे इस चीज। आपको सिर्फ एक चीज समझ आ गई है कि आप किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को थ्रू जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक तरीका आ गया, हर किसी को आईडी देके गेट एलिमेंट बाय आईडी, हर किसी को आईडी देके गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर होगी बात? आप कहेंगे सर ये तो आसान लोड ही नहीं सी, आसान की लोड सी, इसके अंदर यूजर जो इनपुट दे हमें तो वो चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 23 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 23 चाहिए। लेट्स कम बैक। आप ये कंसोल तो मैंने टेस्ट के लिए लिखा था ना, जस्ट आपको दिखाने के लिए। आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल गया, उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू के लिए आप लिखेंगे डॉट VALUE वैल्यू। समझ आ गई बात? अब आप फिर देखें कि ये आपको क्या देता है। मैं इसे लिखूंगा दोबारा, कंसोल डॉट लॉग, और ये अब अगर मैं यहां पे आऊं तो इट डिडंट गिव मी एनीथिंग, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। वजह, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो एम्प्टी है, जब एम्प्टी है तो उसने आउटपुट में क्या, ये देखें एक लाइन ड्रा हुई है लेकिन उसके अंदर आउटपुट कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये खाली इनपुट बॉक्स। बात समझ आ गई या नहीं आई? आ गई है ना? अब मैं ये चाहता हूं कि ये बात आप अपने दिमाग के किसी एक हिस्से में महफूज कर लें थोड़ी देर के लिए। वो भी महफूज, आप किसी भी HTML के एलिमेंट को, किसी भी HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं एक बात, और उस एलिमेंट के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दो बातें। ये समझ आ गई ना? इसको आप यहां से ले जाके यहां पे सेव कर ले, अभी थोड़ी देर बाद वापस आता हूं इस पे। अब एक और अगला एस्पेक्ट देखिएगा, मैं बटन पे जाता हूं, ऐड के बटन पे, और यहां पे एक चीज देता हूं ऑन। पहले एक और बात सुनो, जावास्क्रिप्ट ना, जावास्क्रिप्ट है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं इससे अगले लेक्चर भी आज के लेक्चर पे डिपेंड करेंगे बड़े, तो गौर से सुनना है। जावास्क्रिप्ट है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमें दो लफ्जों का मतलब समझना है, इवेंट ड्रिवन, उसके लिए पहले लफ्ज का मतलब समझना है इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? आप अपने वेब पेज पे जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम एक इवेंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्लिक किया, इसको हम क्या बोलेंगे? आपने डबल क्लिक किया, ये क्या है? आपने राइट क्लिक किया, ये क्या है? आपने लेफ्ट क्लिक किया, ये क्या है? आपने माउस को ड्रैग किया, मतलब माउस को यूं मूव किया, तो माउस मूव किया है। अब माउस मूव करना स्टार्ट करते हैं और जब माउस को छोड़ देते हैं तो माउस लीव, माउस को लीव कर दिया आपने, ये भी क्या है? इवेंट है। क्लियर? आपने किसी चीज को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके माउस को ड्रैग किया, ये देखें, सेलेक्ट करके माउस को क्या कर रहे हैं? ड्रैग कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? माउस ड्रैग। आपने यहां पे जाके छोड़ दिया, माउस ड्रॉप। ये सारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। आपने यहां पे कीबोर्ड से की प्रेस की तो दो इवेंट्स हुए, पता है? एक की डाउन और एक की अप, ये सारे के सारे क्या हैं? तो इवेंट्स क्या हुए? अपने वेब पेज पे
आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है? एक की डाउन, की अप, माउस लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, माउस मूव, माउस लीव, माउस ड्रैग, माउस ड्रैप, ड्रॉप, माउस एंटर, माउस लीव, ये सारे के सारे क्या है? इवेंट्स हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ वो लाइन, जावास्क्रिप्ट इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट ड्रिवन का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे? दो काम करेंगे, इवेंट को लिसन करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इवेंट समझ आ गया ना क्या होता है? अब इवेंट लिसनिंग क्या होती है? इवेंट लिसनिंग क्या होती है कि मैं बैठ के सुनना शुरू कर दूंगा कब बोलेगा। तो इवेंट लिसनिंग क्या होती है कि आप इंतजार करें कि यार किसी काम के करने के लिए इंतजार करें कि जब ये इवेंट होगा तब मैं ये काम करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं इस बटन के साथ ना एक इवेंट लगा देता हूँ, या इस बटन को ये कह देता हूँ कि यार मैं एक बंदा बिठा देता हूँ गली में, कोने में, चौक में, और मैं उसे जाके कह दूं यार तुम ना एक खास हुलिये वाले बंदे को देखते रहना है, जो ही वो तुम्हारे सामने आए तुमने मुझे कॉल कर देनी है। अब मुझे कहते हैं जो वो बंदा होगा उसने रेड कलर के कपड़े पहने होंगे, बंदा तो नहीं पहनता, बंदी पहनती है, कोई भी एबीसी कलर के कपड़े पहने होंगे उसने, उसका एक खास हुलिया होगा, उसने ग्लासेस पहने होंगे, उसके सर पे कैप होगी, उसके पाँव में इस तरह के शूज होंगे। तुम बाकी सारे बंदों को छोड़ इग्नोर करना है, तुमने सिर्फ उस बंदे की ताक में रहना है, जो ही वो नजर आए मुझे कॉल कर दो। तो मैं इस बंदे को क्या कह रहा हूँ? वो बंदा क्या है? मेरा इवेंट लिसनर है, कि वो एक खास किस्म की चीज को लिसन करेगा, जो ही उसको नजर आएगी मुझे कॉल करेगा, बाकी सारों को क्या करता रहेगा? मैं इस बटन को कह देता हूं कि भाई साहब आप यहां बैठे और आप एक किसी खास इवेंट को लिसन करते रहें, जो ही वो इवेंट परफॉर्म हो आपने फौरन क्या कर देना? कॉल कर देना। फिलहाल मैं कॉल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इस चीज को चेंज करूंगा। इवेंट ड्रिवन का मतलब ये है, अब मैं अपने पेज पे कुछ 600 इवेंट लिसन करवा सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या कहता हूं कि भाई जब भी तुम फोकस गेट करो, ये पता है ना आपको, मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं तो फोकस होता है, और जब मैं इसे बाहर क्लिक करता हूं तो इसे क्या कहते हैं? ब्लर। ये याद रखिएगा, इवेंट का नाम है। जब मैं किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं तो वो कौन सा इवेंट होता है? फोकस। जब उस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर क्लिक करता हूं तो कौन सा इवेंट होता है? ब्लर। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को जाके दूं भाईजान आपने ना फोकस को लिसन करना है, कि जो ही आप में फोकस आए आपने फायर हो जाना है, फायर हो जाना है। फायर होना क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। सिर्फ आपने किसको लिसन करना है? फोकस को। फिर मैं इस पे दो लिसनर भी लगा सकता हूँ, यानी वो जो बंदा मैंने चौक में बिठाया उसको दो बातें कह सकता हूँ, यार अगर इस होलिये वाला बंदा या इस होलिये वाला बंदा, इन दोनों में से कोई नजर आया तो आपने मुझे कॉल कर देनी है। तो यानी एक ही एलिमेंट को या एक ही बंदे को मैं क्या कहता हूँ, आपने क्या लिसन करना है? दो इवेंट्स को लिसन करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स को कि यार जब तुम में फोकस आए तुमने ये काम करना है, और जब तुम ब्लर हो जाओ यानी जब तुमसे फोकस हट जाए तो तुम ये काम करना। ये एक्सप्लेनेशन थी कि इवेंट क्या होता है और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है और इवेंट लिसनिंग क्या होती है। समझ आ गई बात? ये सिर्फ थ्योरी समझ आ गई ना आपको? तो जावास्क्रिप्ट ने ये सारे बंदोबस्त पहले से आपके लिए रखे हुए हैं। अब जरा देखिएगा, मैं बटन को ये कहना चाहता हूं कि भाई जी तुसी लिसन करना। आपने क्या करना है? लिसन करना है। वो पूछेगा किसको लिसन करना है? तो मैंने कहा जी ऑन क्लिक। क्या कहा मैंने? कि ऑन क्लिक इवेंट लिसनर है। क्या है? तो ये किसको लिसन करेगा? सिर्फ क्लिक को लिसन करेगा, नाम से जाहिर है। जिसके साथ मैं ऑन क्लिक को एसोसिएट कर दूंगा वो किसको लिसन करेगा? वे कह रहे ठीक है जी मैं नजर रखता हूं। इसने मुझसे एक और सवाल पूछना है, अच्छा अगर मुझे वो क्लिक नजर आ जाए तो फिर मैं क्या करूं? यानी वो बंदा जिसको मैं बिठाऊंगा तो उसको मैंने क्या कहा है कि आपने बैठ के उस बंदे को देखते रहना है, जो ही वो नजर आए तो अगला काम मैंने बताना है कि जो नजर आ जाए तो क्या करना है तुम्हें। तो ये भी यही पूछ रहा है, यार ठीक है मैं क्लिक को लिसन करूंगा, लेकिन जब मुझे क्लिक को मैं लिसन कर लूं तो फिर क्या करूं? तो फिर मैं उसको कहता हूं यार तुमने क्या करना है? तुमने कुछ नहीं करना, बस मुझे कॉल कर देना। ये सिंटैक्स किसका है? टेस्ट और पैरेंथेसिस, ये क्या है? फंक्शन कॉल। दैट्स इट। अब मैंने बटन को क्या कहा कि भाई आपने लिसन करना है,
किसको करेगा लिसन? नहीं, लिसन क्लिक को करेगा, फंक्शन नहीं, फंक्शन तो बाद की बात आती है ना। ऑन क्लिक लगाया है ना, तो वो किसको लिसन करेगा? क्लिक को। अब आगे मैंने ये बताया कि जब क्लिक तुम्हें मिल जाए तो क्या करो? कॉल कर दो। किसको? मुझे। उसको क्या पता मैं कौन हूं? मैंने कहा कॉल कर दो किसको? टेस्ट को। तो टेस्ट क्या है? फंक्शन। पढ़ा है ना पहले? कोई भी फंक्शन जो डिफाइन ना हो तो वो कॉल हो सकता है। कोई भी फंक्शन जो डिफाइन ना हो वो कॉल हो सकता है। अभी पढ़ा ना आज के दिन में। तो टेस्ट हो गएगा भाई, टेस्ट को तो मैं जानता ही नहीं। लेट्स सी, देखें जरा, अभी देखिएगा यहां पे आएगा जो भी एरर आएगा। मैं यहां पे जाता हूं, क्लिक करता हूं, इसका मतलब है कि उसने लिसन किया, लिसन करके उसने मुझे कॉल करना चाहिए, मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर ही गलत दिया। मैंने जो वो नंबर दिया जो सिम ही नहीं है। तो वो मुझे आगे क्या कहेगा? भाई जी मैं तो काला कार करके थोड़ा नंबर ही नहीं लभदा पाया, नंबर तो ठीक तरह ना दो। वही बात हुई ना। तो इसका मतलब आधा काम ठीक हुआ, अगला आधा जानबूझ के हमने गलत किया कि हमने उसको बिठाया भाईजान तुमने लिसन करना है। अब अभी देखिएगा गौर से, मैं कहीं और भी क्लिक करूं वो नहीं लिसन कर रहा। अब यहाँ से 600 बंदे गुजरते हैं, उसने किसी को नहीं देखना। उसने किसको देखना है? जिसकी निशानी मैंने बताई हुई है। तो कहीं भी और जहां मर्जी क्लिक करते रहे उसने लिसन करना, लेकिन लिसन कब करेगा? लिसन कब करेगा? जब उसी पे क्लिक होगा जिसको मैंने इस काम के लिए मखसूस किया है। अब अगली बात, उसने लिसन कर लिया, उसने कॉल भी कर दी, अब आगे से नंबर ही बंद था, या खराब था, या गलत था। तो भाईजान ये काम भी तो हमारा था ना कि हम ये फंक्शन अब कहाँ डिफाइन होगा? जावास्क्रिप्ट में डिफाइन होगा ना। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका क्या है? फंक्शन टेस्ट दिस। अब वो एरर नहीं आएगा, दिखेगा। अब उसने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रहा था, अगले ने कॉल ही नहीं उठाई। समझ आई बात? यानी अब मैंने इस फंक्शन के अंदर ये बताया ही नहीं कि यार जब तुम्हें कॉल किया जाए तो तुम क्या करो। प्रोग्रामिंग है ना भाई, कंप्यूटर खुद से तो कुछ नहीं करता। अब मैं इसको कह देता हूँ यार जब तुम में कॉल आए ना तो तुम कर दो हेलो। अब जब मैं यहाँ जाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा, हेलो। यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब समझ आ गया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? कि जो मैं कहूंगा वो करेगा। अब मैं हेलो करने के लिए तो नहीं लिखा इतना तरद्दुद, मैंने तो किसी और काम के लिए इतना तरद्दुद किया ना। अब जरा दो चीजों को मिलाएं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई ये काम जो है ना, ये हेलो के बजाय ये कर। अब ये बात तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि ये क्या करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये डॉक्यूमेंट में जाएगा, टेक्स्ट वन के नाम की आईडी को लेगा, उसके अंदर से वैल्यू को पकड़ेगा, उठा के यहाँ लाएगा, और पीछे लिखा अलर्ट क्या करेगा? ये इस वैल्यू को स्क्रीन पे ले आएगा, डायलॉग बॉक्स पे ले आएगा। समझ आई बात? लेट्स सी, मैंने क्लिक किया, इसने खाली दिया, क्यों? मैंने यहाँ कुछ इंटर किया था तो खाली देना था ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा जी 23, और यहाँ पे आऊंगा तो उसमें की जगह दी 23। कहानी समझ आ गई है? सिर्फ कॉन्सेप्ट किस पे था? फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अच्छा, अब मैंने ये काम करना है कि क्लिक पे अलर्ट दिखाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए भाई कि ठीक है, यूजर ने जो वैल्यू भी इंटर की है ना वो आप सेव कर लो, मुझे बाद में काम आएगी। ये काम मुश्किल है? ये ऊपर पढ़ चुके हैं ना। सिर्फ ऊपर क्या था कि यहाँ मैंने वैल्यू कहाँ से ली थी? प्रॉम्प्ट से। अब वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ? इनपुट बॉक्स से। समझ आ गई ये बात? और अगर मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आऊं और यहाँ टेक्स्ट वन की जगह टेक्स्ट टू कर दूं, और वेरिएबल नेम भी आपको पता है एक नाम के दो वेरिएबल नहीं हो सकते, बी कर दूं, अब क्या करेगा? क्यों ही फंक्शन कॉल होगा, और कॉल कब होगा? जब क्लिक होगा। तो ये क्या करेगा? जाके टेक्स्ट बॉक्स वन की भी वैल्यू लेके ए में रख देगा, मेमोरी ए में, कहाँ में है? मेमोरी में। और टेक्स्ट बॉक्स टू की वैल्यू लेके कहाँ रख देगा? बी में। बी कहाँ पे है फिर? मेमोरी में। सॉरी, इसको तो कर रहा हूँ ना। टेक्स्ट टू क्या है? टेक्स्ट टू की वैल्यू को गेट करेगा, बी में रखेगा। अब ए और बी में क्या पड़ा हुआ है पता है? ये वैल्यू और ये वैल्यू।
समझ आई बात? अब हमने ए और बी को करना क्या है, ऐड करना है ना। तो अब तीसरी लाइन तो आपको खुद पता है, ए प्लस बी, ऐड करके इसको लेके किधर जाना है, नलायक आदमी है वो यार, पहले डिफाइन नहीं किया, क्या नहीं नजर आ रही है? ओ, मैंने लेट लिख दिया, वैसे लेट भी वेरिएबल डिक्लेरेशन का इस्तेमाल था, यू राइट, लेकिन वो मेरी गलती कि मैंने उसे बताए बगैर आपको लिख, चलें ये लेंगे वन, ठीक है, आपको नाराजगी तो नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बाकी कुकू बने में बैठे हैं बस, जो पीर साहब कह रहे हैं ना ठीक है, ठीक भाई, तो खुदा दा वादा यार, करेक्ट कर दिया करो मुझे, वेरी गुड। तो फिर क्या देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से, इतना एतमाद किसी बंदे पे हो सकता है किसी को? बस शहजादियां आंखें बंद करके बैठी हैं, जो सर लिख रहे हैं ना गलत तो हो ही नहीं सकते, अल्लाह सब कुछ ठीक हो रहा है, इसको कहते हैं अंधा एतमाद। आज हमने देख लिया अंधा एतमाद कैसे होता है, पहले बोल दो अल्लाह खुदा दा वास्ता नहीं, क्यों नहीं नजर आ रहा, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की वजह से नजर नहीं आ रहा, फॉन्ट साइज छोटा है, इसमें अल्लाह दी मेरा बिल्कुल जोर नहीं लग गया प्लस दबाने ते इनू वड्डा करने ते, आप नजर आ रहा है? नहीं ठहरे जरा और बढ़कर, ये ले जी, आप नजर आ रहा है जी, चलें चलें जी, हो गया तसली, मेहरबानी आपकी, आपने लोगों को जगा दी है, भाई आपने सबका थोड़ा ही ठेका उठाया, आपको खुद नजर नहीं आना तो बोले, यू हैव द राइट, यू आर द मेंबर ऑफ दिस क्लास, अब ये क्लियर है, मुझे पता है उसी तरह क्लियर है जिस तरह नजर आ रहा था, तो अब मैं क्या समझाऊंगा, मुझे इसके बाद दिल ही टूट गया ना, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ली और ए में स्टोर कर दी, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ली, बी में स्टोर कर दी, दोनों को ऐड करके अलर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं यहाँ लिखूं जी 23 और यहाँ पे लिखूं 12, क्या आंसर एक्सपेक्टेड है, अलर्ट पे क्या आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस करके देगा, क्या आएगा, प्लस करके देगा, वेरी गुड, क्या आएगा, प्लस करके देगा, क्या आएगा, ऐड करके देगा, क्या आएगा, ऐड करके देगा, पीछे इमाम साहब के, अल्लाह अकबर, एक साहब ने कहा ऐड करके देगा, सारों ने कहा ऐड करके देगा। वो भाई जब मैंने आपको प्रॉम्प्ट समझाया था तो मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की किसी भी वैल्यू को क्या ट्रीट करता है, स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करता, तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, केड़ी मखलूक हो यार, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है भाई, तो मैंने कहा था टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट वैल्यू को जावास्क्रिप्ट क्या ट्रीट करता है, स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अब सारे कह रहे हैं ऐड होगा जी, ऐड होगा जी, ऐड होगा जी, ऐड नहीं हुआ, कॉन्कैटिनेट हुआ है आप ठीक है, वो पिछले कॉन्सेप्ट सारे कस्में उसी तरह से हैं, बीच में कोई चेंज नहीं आई। अब इसको कंकैटिनेशन से अपना नॉर्मल हल करने के लिए क्या करना है मुझे, पार्स करना है, वो पार्स चाहे आप यहाँ पे कर दें, यानी ये कर लें पार्स इंच दिस और पार्स इंच दिस, अब क्या करेगा भाई 23 और 12 दैट इज 35, ये कॉन्सेप्ट तो याद रखेगा ना लोग। अच्छा हमें अलर्ट पे तो नहीं चाहिए, अभी हमें किधर चाहिए, इधर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, वैसे आप स्टेप्स क्या होने चाहिए जरा बताएं मुझे, 35 का जो रिजल्ट है वो तीसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालना है, हाउ, क्या, वो वही वही वो क्या नाम लेके बताया ना, नहीं मुझे नाम लेके बताना बेटा, अब तो माशाल्लाह मैच्योर हो गए, समझदार हो गए। पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी यूआई एलिमेंट में वैल्यू डालने का या उससे वैल्यू निकालने का पहला स्टेप ये है कि उस यूआई एलिमेंट को गेट किया जाए,
गेट कैसे करेंगे भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id और इसकी गेट हो गया। अगर मैं सिर्फ यही लाइन लिखूं तो ये उस टेक्स्ट 3 की वैल्यू निकाल के मुझे देगा। मैं इसे करता हूं जी कि मुझे इससे वैल्यू निकालनी नहीं है, मुझे इसमें वैल्यू डालनी है a प्लस b। या इससे अच्छा स्टेप ये है, आप यहाँ पे ये करें और रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b और यहाँ पे क्या लिख दें, रिजल्ट। इतना सादा सा सिंपल सा काम भी होगा और इतनी सिंपलिसिटी से के साथ भी कुछ समझाएगा आपको। ये काम किसके लिए है पता है, या इतना सा काम किसके लिए है कि उस टेक्स्ट 3 वाले बॉक्स तक पहुंचना। डॉट वैल्यू का मतलब उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, और अगर सिर्फ इतने तक ही लिख दिया जाए तो ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को निकाल के हमें देगा, लेकिन जब इक्वल टू दे के राइट साइड पे कोई वैल्यू दी जाए तो राइट साइड वाली जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा किधर असाइन होती है, लेफ्ट साइड पे असाइन होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, टेक्स्ट 3 की जो वैल्यू है उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी है एम्प्टी है उसको रिप्लेस कर दो विद द न्यू वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, जो रिजल्ट हमारे पास बना है। सो लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 23 और 12, यहाँ पे आप कर दें जी दिस और दिस दिस, यहाँ पे आप कर देंगे कि दिस, यहाँ पे कर देंगे दिस दिस। कहानी शुरू हुई थी लिसन करने से। लिसन किसको करना है, इवेंट को। लिसन करके कॉल किसको करनी है, फंक्शन को। केड़े फंक्शन को, जो हमने डिफाइन किया। उस फंक्शन में हमने डिफाइन करके किया, मार का अंजाम दिया, वो आपके सामने। समझ आई बात। तो आप जान चुके होंगे कि आज का लेक्चर नहीं तो कुछ नहीं, वैसे मैं हर लेक्चर में ये बात करता हूँ और आपको ये आज भी साबित हो गया कि पिछले कॉन्सेप्ट्स एज इट इज हैं। ये बिल्डिंग उन्हीं बुनियादों पे बन रही है, वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और आप कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मुझे YouTube से पता लग रहा होता है कि आप कितना फॉलो कर रहे हैं।